भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी के पिलर पर बना था। 1975 में एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का सामना कर रहा था। डेमोक्रेसी जो भारत की आइडेंटिटी का कोर था, अचानक सस्पेंड कर दिया गया। 21 मंथ्स तक एक लीडर ने एब्सोल्यूट पावर होल्ड की। अपोजिशन को साइलेंस कर दिया गया, प्रेस को सेंसर किया गया और देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। इस पीरियड को इमरजेंसी के नाम से जाना गया, जो भारत की हिस्ट्री का एक ऐसा वक्त था जब डेमोक्रेसी का रास्ता मुड़ गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि डेमोक्रेसी का इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो गया और इसका क्या असर पड़ा देश पर? आइए हम अनकवर करते हैं इमरजेंसी 1975 की, एक ऐसा समय जब भारत ऑथोरिटेरियन रूल में चला गया था। दोस्तों, इमरजेंसी को समझने के लिए हमें पहले 1970s की पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, 1966 में पावर में आई थी और जल्द ही अपने आप को पावरफुल और करिश्मेटिक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। 1971 में उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत को एक ज़बरदस्त जीत दिलाई, जिससे उनका इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में और भी मजबूत हो गया। लेकिन दोस्तों, इस वॉर की जीत की खुशी जल्द ही धीमी पड़ गई, क्योंकि भारत को बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड शॉर्टेजेस देश में हर तरफ फैली हुई थी। दोस्तों, इमरजेंसी का होना एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। इसकी शुरुआत अर्ली 1970s में ही हुई थी, जब भारत बहुत सारे क्राइसिस का सामना कर रहा था। इकोनॉमिकली देश मुश्किल में था। 1917 के ऑयल क्राइसिस के बाद इन्फ्लेशन देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ने गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। इसी वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार को 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। यानी कि जो डैमेजेस वॉर के बाद हुई थी उनको रिकवर करना था। इसके साथ साथ बांग्लादेश के नए देश बनने के बाद लाखों शरणार्थी भारत आ गए, जो भारत की इकोनॉमी को और भी डैमेज कर रहे थे। भारत में सोशल अनरेस्ट भी बढ़ रहा था। करप्शन स्कैंडल्स और पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन के कारण देश भर में मास मूवमेंट पर प्रोटेस्ट होने लगे। ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स और स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और बढ़ते हुए इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी ज़्यादा वोलेटाइल होता जा रहा था और इसीलिए प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस होना रोज़ का मामला बन गया था। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इंदिरा गांधी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थी, लेकिन 1971 की इलेक्शन के बाद उनका इमेज भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभर के आई। उनका बोल्ड लीडरशिप स्टाइल और पॉपुलर पॉलिसीज ने उन्हें बहुत लोगों के लिए एक पावरफुल लीडर बना दिया। उनका मेन स्लोगन था गरीबी हटाओ, जो भारत के मिलियंस ऑफ लोगों से रिजोनेट करता था। लेकिन दोस्तों, 1971 में उनके ओपोनेंट राज नारायण ने उनके अगेंस्ट एक लीगल केस फाइल किया, जिसमें इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाया गया, यानी कि इलेक्शन को छेड़खानी करने का इल्जाम लगाया गया। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन में छेड़खानी करने का दोषी पाया और उन्हें 6 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा झटका था और इस इवेंट के बाद हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया। दोस्तों, इंदिरा गांधी एक ऐसा लीडर था जिन्होंने कभी भी पब्लिक डिफीट का सामना नहीं किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इंदिरा गांधी अपने इमेज को लेकर बहुत ही कंसर्न थी और इसके साथ साथ ऐसा सिचुएशन बन गया था, अगर उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दिया होता तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता था। लेकिन रेजिग्नेशन देने के बजाय उन्होंने पावर रिटेन करने की फैसला लिया, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। इंदिरा गांधी को कोर्ट के वर्डिक्ट का सामना करते वक्त उनके पॉलिटिकल ट्रबल्स को और बढ़ा दिया एक नई पब्लिक अपोजिशन ने। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लीडर बन के उभरे। दोस्तों, जेपी नारायण एक फ्रीडम फाइटर था। उसका फाइट था करप्शन के खिलाफ और उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए एक टोटल रिवॉल्यूशन का कॉल दिया।
दोस्तों जेपी नारायण के लीडरशिप में देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन बनाया जो इंदिरा गांधी की सरकार के लिए एक रियल थ्रेट बन गया। सड़क पर लोग इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन और करप्शन के खिलाफ नारे लगाने लगे। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर दिन ब दिन ज़्यादा चार्ज होता गया और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लेशेस आम बात बन गई। भारत एक फुल ब्लोन सिविल डिसऑर्डर के ब्रिंक पर था, जहां अपोजिशन अपने डिमांड्स में और भी ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा था। माउंटिंग अनरेस्ट, लीगल चैलेंजेस और अपने ही पार्टी के डर के बीच इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया। 25 जून 1975 की रात को उन्होंने अपने एडवाइजर्स, जिसमें उनके बेटे संजय गांधी भी शामिल थे, और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। और इसके बाद 26 जून की सुबह उन्होंने उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को ये कन्विंस किया कि आर्टिकल 352 के तहत देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। दोस्तों 26 जून की रात को, यानी कि उसी रात, देश भर में एक रिप्रेशन का वेव छा गया। हजारों अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी को अरेस्ट करके बिना ट्रायल के डिटेन कर दिया गया और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स को हेवीली सेंसर कर दिया गया और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव स्टोरीज ही पब्लिश होने दिया। इंदिरा गांधी ने देश को एड्रेस किया और ये बोला कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है ये एक इमिनेंट क्राइसिस से देश को बचाने के लिए जरूरी था। उस एक ही रात में भारत एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गया था। सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और प्रेस को रिवोक कर दिया गया। प्रेस, जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर था, उसको पूरा म्यूट कर दिया गया। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जैसे द इंडियन एक्सप्रेस को टारगेट किया गया और पूरे एडिशंस ब्लैंक कर दिए गए। हजारों लोगों को अरेस्ट करके बिना ट्रायल में जेल में डाल दिया गया। पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट और आम आदमी जो इस इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें भी दबाया गया। और इसके साथ साथ अपोजिशन को क्रश करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज पास की। इमरजेंसी के पीरियड में एक की फिगर जो बहुत रैपिडली पावर के सेंटर में उभरी, वो थे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। उन्होंने अपने एम्बिशियस 5 पॉइंट प्रोग्राम के तहत एक सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। इन पॉलिसीज में फैमिली प्लानिंग के नाम पर फोर्स स्टेरिलाइजेशन आम बात बन गई। पुअर फैमिलीज और बैकवर्ड एरिया के लोगों को मास स्टेरिलाइजेशन के लिए टारगेट किया गया और इन लोगों को हर तरह का प्रेशर, धोखा और वायलेंस का यूज भी किया गया। और इसके साथ साथ संजय गांधी ने स्लम डेमोलिशन ड्राइव्स को भी लॉन्च किया, जिसमें दिल्ली के पूरे नेबरहुड्स को क्लियर कर दिया गया ताकि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अर्बन डेवलपमेंट हो सके। ये एक्शन बहुत सारे फैमिलीज और बस्तियों को उजाड़ने का कारण बने और इससे बहुत सारे लोगों का लाइफ में इफेक्ट हुआ। लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम सरकार की इन पॉलिसीज को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा क्योंकि ये लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी। दोस्तों इमरजेंसी के पीरियड में ओपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालने के बावजूद रेजिस्टेंस बिल्कुल कम नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत सारे अंडरग्राउंड मूवमेंट्स का जन्म हुआ जिसमें सीक्रेट पैम्फलेट सर्कुलेट किया गया। इसके साथ साथ कुछ लोग फॉरेन मीडिया और गवर्नमेंट के थ्रू इंटरनेशनल अवेयरनेस रेज कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिटिसाइज किया। दोस्तों फॉरेन मीडिया और वेस्टर्न लीडर्स ने इंदिरा गांधी के ये सारे एक्शंस को कंडेम किया और इंटरनेशनल स्टेज में इन सारे कारण के वजह से भारत की इमेज को बहुत डैमेज हुआ, क्योंकि यूएस और यूके की मीडिया ने भारत की इन कंडीशंस को एक्सटेंसिवली कवरेज दे रहा था, जिसमें उन लोगों ने इमरजेंसी के एक्सेसेस और भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का डाउनफॉल दिखाया। लेकिन दोस्तों 1977 तक इंदिरा गांधी पर प्रेशर अनबियरेबल हो चुका था। इमरजेंसी के कुछ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज जैसे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन और स्लम डेमोलिशंस ने बहुत लोगों को एलियनेट कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और डोमेस्टिक अनरेस्ट के बढ़ते हुए प्रेशर ने उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया और इलेक्शंस अनाउंस किए।
दोस्तों ये इलेक्शन अनाउंसमेंट भारत की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट बन गया। डिप्राइव लोगों को अब अपना डिस्कंटेंट एक्सप्रेस करने का मौका मिला। न्यूली फॉर्म जनता पार्टी, जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स जो इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, वो लोग यूनाइटेड होकर इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया। दोस्तों मार्च 1977 के इलेक्शन रिजल्ट्स हिस्टोरिक रहे। कांग्रेस पार्टी जो ऑलमोस्ट 3 दशक से डोमिनेंट फोर्स थी, वो एक ह्यूज डिफीट का सामना कर गई। इंदिरा गांधी के लिए ये इलेक्शन एक क्लियर रिजेक्शन था। जनता पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन गए। जनता पार्टी गवर्नमेंट हालांकि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी के दौरान बनाए गए ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की कोशिश की। मल्टीपल कमीशंस बनाए गए जिसमें इमरजेंसी के दौरान की गई पावर एब्यूसेस को इन्वेस्टिगेट किया, और इस गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी किया ताकि फ्यूचर में इमरजेंसी प्रोविजंस का मिसयूज ना हो सके। हालांकि इस इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल रेपुटेशन को बहुत ही डैमेज पहुंचा, लेकिन 1980s में वापस पावर में आ गई। इमरजेंसी ने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डीपली इफेक्ट किया। ये देश को याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कितनी फ्रेजाइल हो सकती है और अनचेक पावर कितनी जल्दी डेंजरस बन सकती है। आज भी ये पीरियड भारत में एक रिमाइंडर के रूप में देखा जाता है, जो हर जेनरेशन को बताता है कि जो आज़ादी हम एंजॉय करते हैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इमरजेंसी तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसका असर भारत की डेमोक्रेसी पर आज भी दिखाई देता है। दोस्तों भारत के इतिहास में इमरजेंसी की कहानी सिर्फ एक डार्क चैप्टर नहीं है, ये कहानी है इंडियन स्पिरिट की, जो जस्टिस के लिए फाइट करती है और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी की रेजिलियंस को दिखाता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, 1975 के इस पीरियड ने हमें ये याद दिलाता रहेगा कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए फाइट करना हमारा जिम्मेदारी है। दोस्तों इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज और इवेंट्स है जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो में हमने भारत की इन डार्क चैप्टर की एक छोटी सी ओवरव्यू देने की कोशिश की। अगर आप भी ऐसा कोई स्टोरीज जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।